Hi guys, I'm Deepak and in this video I will tell you how to read newspaper and this video is absolutely for beginners who are just new in UPSC preparation. So first of all I will discuss here the paper of July 6th 2017. तो इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं, अगर आप एक बार ये पेपर खुद से पढ़ लें और उसके बाद जब हम अभी डिस्कस करेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपैरिजन पता चलेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज 1। और हाँ, मैं जो न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहा हूँ वो दिल्ली एडिशन है, तो अलग अलग एडिशन में एक दो न्यूज़ अलग अलग रहती हैं, लेकिन 95% न्यूज़ कॉमन रहती है। तो हो सकता है एक दो न्यूज़ जो इसमें डिस्कस करूँ वो दूसरे एडिशन में ना हो, तो वो इसी वजह से होगा क्योंकि पब्लिकेशन अलग अलग जगह है। ठीक है, तो पेज 1। द फर्स्ट हेडिंग इज़ इंडिया इज़राइल टू सेट अप 40 मिलियन रिसर्च फंड। तो whenever you read anything, news or any conventional subject, you should first know that it constitute which part of our syllabus. So okay, it helps you in choosing what to study and what not to study. So first of all, you should know the complete syllabus, both the prelims as well as mains. Now this India Israel to set up 40 million research fund. It is a part of prelims paper 1 current events of national and international importance, और मेंस के पेपर 3 में इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये यहाँ से इन दो टॉपिक की वजह से हमारा ये जो हेडलाइन दी हुई है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा ध्यान में रखना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इसमें? इंडिया एंड इज़राइल अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये वो। तो सब कोई भी जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है या कुछ, तो जो MOU साइन होती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब पे उतना ज़्यादा फोकस ना करें। फोकस ये करें कि दो कंट्रीज़, इंडिया इज़राइल की बात हो रही है तो उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, और अभी करंट रिलेशन कैसा है, और प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम कैसा था। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और जो जितने भी करंट इवेंट्स हैं तो उसमें दोनों का क्या स्टैंड है, एक दूसरे के सपोर्ट में है कि अगेंस्ट में है। और ये MOUs वगैरह सिर्फ बहुत, जैसे अगर न्यूक्लियर इश्यूज़ पे कोई MOU साइन हो रहा है तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी ज़्यादातर MOU उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट पे इज़राइल हेल्प करेगा या इंडिया वहाँ पे ये इस्टेब्लिश करेगा। तो ये सब एकदम डीपली मत पढ़िए कि इसने ये एग्रीमेंट हुआ। लेकिन हाँ, अगर कोई मेजर एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। और कौन सा मेजर एग्रीमेंट है, कौन सा माइनर एग्रीमेंट है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते ही पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहले आप इंडिया इज़राइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि इज़राइल कहाँ है। वर्ल्ड मैप खोलिए और वर्ल्ड मैप में इज़राइल को लोकेट करिए। इज़राइल कहाँ है, उसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, और इज़राइल का कैपिटल क्या है, इंडिया से कितना, मतलब किस डायरेक्शन में है। तो जियोग्राफिक लोकेशन पता होना चाहिए किसी भी जगह के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं उसका। इसीलिए हमेशा मैप आपके आसपास होना चाहिए। अगर आपके पास वो वॉल साइज़ मैप नहीं है तो जो एटलस आती है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए, ताकि आप तुरंत किसी भी कंट्री या प्लेस को तुरंत लोकेट कर सकें। और ये ज़रूरी है क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC में। तो इसीलिए इज़राइल कहाँ है वो लोकेट कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद कहाँ क्या क्या एग्रीमेंट वैसे हो क्या रहा है। एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर, स्पेस, और जो 40 मिलियन जॉइंट फंड इस्टेब्लिश करेंगे, किस लिए इस्टेब्लिश करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर एक लाइन दी हुई है यहाँ पे कि सिक्योरिटी इश्यूज़ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ओके, और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे क्यों एग्रीमेंट नहीं हुआ है? क्योंकि दोनों, इंडिया और इज़राइल, दोनों के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ से रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं। जैसे इंडिया के पाकिस्तान के साथ नहीं है, इज़राइल के फ़लस्तीन और
अरब कंट्रीज से उतने अच्छे रिलेशन नहीं है। तो दोनों कंट्रीज़ ये नहीं चाहते कि कोई तीसरी पार्टी आके इंटरफेयर करे। ना तो इंडिया चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान में आके इसराइल इंटरफेयर करे, या ना तो इसराइल चाहता है कि इंडिया इंटरफेयर करे। इसीलिए सिक्योरिटी इश्यूज़ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि दिस इज़ द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन पीएम टू इसराइल, फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग। सो प्रीलिम्स वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि द रिसेंट विजिट ऑफ पीएम हैज़ बीन द थर्ड विजिट, फोर्थ विजिट, फर्स्ट विजिट। और तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पहला विजिट है किसी भी इंडियन पीएम का इसराइल के लिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो एंड में इसराइल पालस्तीन पीस प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसराइल पालस्तीन पीस प्रोसेस मतलब क्या है, क्या चीज़ है। तो ये असल में क्या है, इसराइल पालस्तीन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। और ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि इसमें तो बस दिया हुआ है कि ये प्रोसेस है, तो ये आपको सर्च करना, तुरंत आप न्यूज़ पढ़िए, उसके बाद गूगल में सर्च करिए। और सर्च भी कैसे करना है, अगर सिंपल इसराइल पालस्तीन कॉन्फ्लिक्ट सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक आएंगे, जिसमें सबसे पहला विकीपीडिया का ही आता है। तो विकीपीडिया में क्या होता है, डिटेल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको इससे आईएएस और आईएएस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो गूगल सर्च में इसराइल पालस्तीन आईएएस या फिर इसराइल पालस्तीन यूपीएससी, या फिर अगर आप पढ़ते जाएंगे तो 2-3 वेबसाइट्स के बारे में पता चल जाएगा। जैसे एक वेबसाइट है जीके टुडे, तो इसराइल पालस्तीन जीके टुडे, ऐसा सर्च करेंगे तो जो पहली लिंक आएगी, शुरू के 2-3 लिंक आएंगे, तो वो इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको जितना जानना चाहिए उतना उस बारे में दिया रहेगा। लेकिन अगर भाई आप विकीपीडिया में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल रहता है। और अगर विकीपीडिया में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो शुरू का एक दो पैरा ही पढ़िए, पूरा एक एक चीज़ डिटेल मत पढ़िए, उतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसराइल पालस्तीन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो इसको भी पढ़ने का तरीका वही है कि सबसे पहले आप देख लीजिए इसराइल कहाँ है, पालस्तीन कहाँ है, और किस किस क्या क्या डिस्प्यूट है। तो बेसिक डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में लैंड को लेकर, कि ये ज़मीन हमारी, ये ज़मीन आपकी नहीं है। और ये 3 जगह हैं जो मेन डिस्प्यूट हैं, एक तो गाज़ा स्ट्रिप, सेकंड इज़ वेस्ट बैंक एंड थर्ड इज़ जेरूसलम। तो ये क्या डिस्प्यूट है, कब से डिस्प्यूट है, ये आप इंटरनेट में सर्च करिए और वही जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सर्च करिए और उसको एक बार पढ़ के लिख लीजिए। फिर और उसमें कुछ फर्स्ट, हाँ ठीक है, इस टॉपिक में और कुछ इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट नहीं है ना। साइड में न्यूज़ है, जम्मू एंड कश्मीर हाउसेस अडॉप्ट जीएसटी रिजोल्यूशन। तो ये सब तो पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है, क्यों है, क्या किस लिए अप्लाई किया गया है। और जैसे कि जीएसटी पूरे ऑल ओवर इंडिया 1 जुलाई को अप्लाई कर गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो कोई से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी वॉज adopted everywhere from 1st of July. तो नो, इट वाज नॉट adopted everywhere. जम्मू एंड कश्मीर में वो 5-6 दिन बाद अडॉप्ट किया गया है। और तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है। क्यों स्पेशल स्टेटस है, तो देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में आर्टिकल 370 के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 370 के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 370 के बारे में पता करने के लिए आप क्या करिए, एक ऐप है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोई भी आर्टिकल न्यूज़ में दिखता है तो वो उस आर्टिकल को आप एक बार तुरंत ऐप से खोलिए और एक बार रीड कर लीजिए। और अगर और डिटेल जानना है कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि ये आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस है तो क्यों है, तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट है लक्ष्मीकांत की आप बुक खोलिए, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का टॉपिक खोलिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसी वजह थी जिसके लिए इसको अलग स्टेटस मिला और क्या ऐसे रीज़न थे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी वाला टॉपिक यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 2 टॉपिक हमने देखे, इंडिया इसराइल वाला और जम्मू एंड कश्मीर वाला, तो इसमें
न्यूज़ पढ़ने के बाद जो भी आपने एक्स्ट्रा सर्च किया आर्टिकल 370 के बारे में, इजराइल पालस्तीन इशू के बारे में, तो इससे क्या होता है, आप आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपका पॉलिटी का एक पार्ट इससे कवर हो जा रहा है। और उसी तरह इंडिया इजराइल के बारे में पढ़ रहे हैं, इजराइल पालस्तीन के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा बैकग्राउंड ना, सिर्फ जो आप न्यूज़ में दिया हुआ है वो नहीं, आप सर्च करके बैकग्राउंड जो उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट कवर हो जा रहा है। तो इससे होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर में अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3-4 घंटा लग रहा है, तो इसका मतलब बस आप 3-4 घंटे में न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। अगर न्यूज़पेपर को अच्छे से पूरा उसको समझ के आप पढ़ें, तो करंट इवेंट्स के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब हर एक चीज़ आप कवर कर सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ें तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो सिर्फ 1 आवर ही टाइम दूंगा, ये दूंगी, तो उसके बाद में अलग से फिर से कुछ और पढ़ना स्टार्ट करना है। ऐसा करना सही नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, डिटेल पढ़िए, भले टाइम लगता है तो लगे, और अगर स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा ही। अगर नेक्स्ट अप जे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कोई न्यूज़ रहेगा तो उसमें आर्टिकल 370 के बारे में दिया रहेगा, तो क्योंकि आपने 1-2 बार पहले पढ़ लिया है तो फिर से अलग से बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप चीज़ें पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ने में, सब चीज़ जानने में टाइम कम लगते जाएगा, फिर न्यूज़पेपर भी आप कम टाइम में ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इन न्यूज़ इज सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कि क्या बोला है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि, और हाँ, जितने भी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, प्रॉम्प्ट एंड ऑडिटर जनरल हो गया, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बॉडी जो न्यूज़ में रहती हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे अपॉइंट होते हैं, इनका क्या काम रहता है। तो इलेक्शन कमिश्नर अभी नए अपॉइंट हुए हैं 1-2-3 दिन पहले। तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है इंडिया में, या कोई प्रोसीजर फॉलो होता भी है कि नहीं फॉलो होता है? तो इसमें भी यहाँ पे आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के बारे में मेंशन है। तो फिर से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऐप में एक बार आर्टिकल 324 क्लॉज 2 पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बताया है, और वो पार्लियामेंट पे छोड़ दिया कि आप जो भी प्रोसीजर लाएंगे वो फॉलो होगा। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है जिससे इलेक्शन कमिश्नर को एक ट्रांसपेरेंटली और एक मेथडोलॉजी के साथ उनको अपॉइंट किया जा सके। तो और हाँ, और अगर इसके आपको फिर और अगर कोई डाउट आ रहा है, ये थोड़ा और जानने की इच्छा हो रही है, तो फिर से ये इलेक्शन कमिश्नर, ये जितने बॉडीज़ हैं, ये सब किसका पार्ट है? पॉलिटी का पार्ट है। तो लक्ष्मीकांत खोलिए, वहाँ से इलेक्शन कमिश्नर का चैप्टर खोलिए और एक बार उसको पढ़ लीजिए। आधा घंटा या जितना भी टाइम लगता है, टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, तो यहाँ से इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ लेंगे। फिर है कि नेक्स्ट है इंडिया मिसलीडिंग पब्लिक सेज चाइना। तो ये डिटेल उतना जैसे ये दिया रहता है कि इस ऑफिसर ने, वहाँ के इस मिनिस्टर ने ये बोला या ये स्टेटमेंट दिया, तो ये सब इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन उतना नहीं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि एक्चुअल इशू क्या है। तो एक्चुअल इशू क्या है कि जो डोकलाम प्लेट्यू है वहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना ने, और हाँ, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आपने जैसे ये पढ़ लिया ना, तो उसके बाद आप एक बार फिर से सर्च कर लीजिए कि इंडिया चाइना बॉर्डर इशू, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, तो ये इंडिया चाइना डोकलाम इशू। तो शुरू में दो तीन लिंक आ जाएंगी, तो आप एक आध लिंक करिए। उसके बाद बहुत सारा न्यूज़पेपर होता है, इंडियन एक्सप्रेस, BBC या हिंदू, जो जिसमें आपको मतलब मेन इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों हो रहा है, वो पता चल जाएगा। तो क्यों हो रहा है बेसिकली, क्योंकि जो डोकलाम प्लेट्यू है वहाँ पे चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। और डोकलाम प्लेट्यू बेसिकली भूटान और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है।
और इंडिया भूटान की, तो इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है? इंडिया इसलिए इंटरफेयर कर रहा है क्योंकि अगर चाइना वहाँ पे रोड बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो जो सिलगुरी कॉरिडोर है, ये कौन सा कॉरिडोर है जहाँ से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो इंडियन मेनलैंड से कनेक्ट होता है, तो चाइना उससे बहुत पास आ जाएगा। तो अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ वॉर होता है, तो चाइना के पास एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहेगा कि वो चाहे तो उसको ब्लॉक कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट और इंडियन मेनलैंड का कनेक्शन डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि चाइना ज़्यादा पास आए। और भूटान भूटान का प्रोटेक्शन, भूटान के अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो भूटान की हेल्प करना, सपोर्ट करना, ये इंडिया और भूटान के बीच ट्रीटी साइन हुई थी 2007 में कि अगर कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो दोनों मिलिट्री आपस में कोऑपरेट करके उसको सॉल्व करेंगी। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ट्रुप्स भेजे ताकि वो उस रोड कंस्ट्रक्शन को रोक सकें। तो ये एक्चुअल डिस्प्यूट है। तो ये इसको भी पढ़ने का तरीका वही है कि आप एक बार सर्च कर लीजिए कि क्या डिस्प्यूट है, क्यों डिस्प्यूट है, क्या हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और मेन इशू पे फोकस करना चाहिए कि कोई क्या स्टेटमेंट दिया वो सब पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए, बेसिक इशू पे फोकस करिए। फिर ठीक है, फिर पेज 1 हो गया। फिर पेज 2 में दिया है सबसे पहला, कोविंद एन ओबीसी नॉट दलित सेज लालू। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या पढ़ोगे इसमें कि लालू प्रसाद ने ये बोला वो दलित है कि नहीं है। क्या यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगा कि वो ओबीसी थे कि दलित थे, कि किस मिनिस्टर ने क्या बोला। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ अभी एनडीए गवर्नमेंट ने किसको नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, और मोस्ट लाइकली वही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब टू एबॉलिश ट्रांसपोर्ट यूनियन। पंजाब टू एबॉलिश ट्रांसपोर्ट यूनियन, तो इसमें देखिए यहाँ पे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको फोर्थ लाइन पे एक टर्म मिलेगा, कार्टेलाइजेशन, है ना। कार्टेलाइजेशन ये क्या है, इकोनॉमिक टर्म है। और तो इसको ये इशू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस गवर्नमेंट ने मतलब पंजाब गवर्नमेंट या कौन से स्टेट ने अबॉलिश किया है, लेकिन जो टर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं तो वो सब हेल्प करते हैं। जैसे कार्टेलाइजेशन टर्म यूज़ हुआ है, ये एक इकोनॉमिक टर्म है, तो इसको आप तुरंत सर्च करिए। सर्च कैसे, ये तो आप एक डिक्शनरी तो इंस्टॉल होना ही चाहिए, तो डिक्शनरी में देख लीजिए तो भी आइडिया हो जाएगा। तो कार्टेलाइजेशन का क्या डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि फ्री एंड फेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसके अगेंस्ट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने से रोकता है। तो ये 3 चीज़ों को ही एड्रेस करने के लिए ये लॉ पास किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज़ एडीबी, साइड में देखिए, एडीबी टू लैंड $500 मिलियन फॉर रोड्स इन राजस्थान। तो ये तो सिंगल लाइन की न्यूज़ है कि एडीबी ने राजस्थान को रोड बनाने के लिए इतना लोन दिया हुआ है। अब आपको पता रहना चाहिए एडीबी के बारे में, एडीबी क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक या एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिक उसके बारे में पता रहना चाहिए कि उसका एम क्या है कहाँ पे वो, इंडिया का उसमें क्या रोल है, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है। तो फिर से गूगल सर्च एडीबी, तो एडीबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैनीला फिलीपींस में। एम क्या है कि एशिया और पैसिफिक में टू रिड्यूस पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। और यूएन के साथ क्या एसोसिएशन है, इट हैज़ अ ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन। और एडीबी का सबसे जो लार्जेस्ट शेयर किस कंट्री के पास है, जापान के पास है। इंडिया का कितना शेयर है, क्या है, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, इंडिया का शेयर कितना है, सर्च करिए पता चल जाएगा। तो इस तरह एडीबी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है और इंडिया का क्या उसमें पार्ट है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेन डेड मैन गिव्स न्यू लीज ऑफ लाइफ टू 4। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इससे साइंस एंड टेक का एक नॉलेज ये मिलता है कि अगर किसी भी इंसान की ब्रेन डेड हो जाती है तो भी उसके बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं और
उनकी दूसरों की जान बचाई जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज़ भरतपुर टेक्स टू पोल्ट्री फार्मिंग इन बिग वे। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ लोकेशन इम्पोर्टेंट रहता है कि हाँ ये भरतपुर कहाँ है, किस भरतपुर के बारे में बात की है। भरतपुर जैसे छोटे छोटे जो सिटी रहते हैं तो वो 2-3 जगह रहते हैं। भरतपुर एक उड़ीसा में है, एक कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो अवेयर रहना चाहिए। अब देखिए इसके बगल में एक एडवर्टाइजमेंट दिया है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा का फुल फॉर्म है। एंड कभी कभी ये सब पूछ लेता है, इंटरव्यू में 1-2 बार पूछा गया है कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये सब बस अवेयरनेस से पता रहना चाहिए। अवेयर रहो, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है उसके बारे में जानो समझो, तो प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ पेज 3। पेज 3 में आप सबसे पहले देखेंगे फ्रेश क्लैशेस इरप्ट ड्यूरिंग GJM रैली इन कलिम्पोंग। फिर से सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में देख रहे हैं तो उसका लोकेशन ये कहाँ पे है। मैप हमेशा लेके बैठो अपने पास, अगर आपके पास वॉल साइज़ मैप नहीं है तो, और है तो भी मैप लेके बैठो तो उससे अच्छे से आपको डिटेल पता चल जाएगा था कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो GJM है क्या? गोरखालैंड जन मुक्ति मोर्चा। अब ये जैसे ये न्यूज़ किस बारे में दी हुई है कि पुलिस ने यहाँ फायर किया, इतने लोग इंजर्ड हुए तो फिर ये रिस्पांस रहा। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इशू इम्पोर्टेंट है कि क्या इशू है, क्या रीज़न क्या है ये सब होने का। फिर से एक आप सर्च करिए YGJM आर प्रोटेस्टिंग। तो ये लोग प्रोटेस्ट अभी का नहीं है, ये असल में फ्रॉम लास्ट 100 years दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। तो अभी ये सडनली ऐसा क्या हुआ कि फिर से ये लोग इतना डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, आग चीज़ों को जला रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये रिसेंटली इसलिए हुआ है, फिर से इसलिए हुआ है क्योंकि जो वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि स्कूल में बंगाली लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाएगा। तो ये उनको लगा, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, गोरखालैंड के रहने वाले लोग हैं, उनको लगा कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपा जा रहा है, हमको ज़बरदस्ती कोई चीज़ फॉलो करने में बोला जा रहा है और हमारी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ना देके बंगाली लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे है। ये किस जगह पे है? जो वेस्ट बंगाल का नॉर्थन मोस्ट एरिया है, नेपाल के राइट साइड में, जो दार्जिलिंग वाला एरिया, ये वहाँ की बात हो रही है। और ये मेन इशू क्या था? प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है कि वो लोग चाह रहे हैं कि हमको अलग स्टेट मिले, ताकि कोई दूसरी, जैसे कि उनका मानना है कि वेस्ट बंगाल के अंदर तो है लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है या कुछ भी करती है तो वो उनके फेवर में नहीं होता है। और ये बहुत कई सालों से चला आ रहा है। और इसी को सॉल्व करने के लिए 2011 में एक एग्रीमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गोरखालैंड जन मुक्ति मोर्चा के बीच। और एग्रीमेंट में ये हुआ था कि जो ये रीजन है, गोरखालैंड रीजन है, उसको हम ऐसे सेपरेट स्टेट के लिए अभी डिमांड नहीं करेंगे, और लेकिन हाँ उसको एक ऑटोनोमस, वेस्ट बंगाल के अंदर ही एक ऑटोनोमस रीजन की तरह उसको हम यूज़ करेंगे। ऑटोनोमस रीजन में क्या होता है, कुछ उनको मतलब बेनिफिट्स रहते हैं, कुछ डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, और अलग अलग ऑटोनोमस रीजन के अलग अलग फीचर्स रहते हैं, कोई ऐसे कॉमन नहीं रहता। किसी को कुछ ज़्यादा फ्रीडम रहता है, किसी को कम फ्रीडम रहता है। तो ये इशू है, तो ये इशू के बारे में पता होना चाहिए। पुलिस ने कितने लोगों को मारा, लोगों ने किसको जलाया, क्यों मारा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लेफ़्ट साइड में है फ्लड वाटर इनंडेट पोबितोरा सेंचुरी। तो इनंडेट का मतलब पता होना चाहिए। फिर ये तो इशू इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहीं बाढ़ आई या क्या आई। ये इम्पोर्टेंट है पोबितोरा सेंचुरी के बारे में। अब अगर किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी के बारे में दिया रहता है तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है। और सबसे पहले ये क्या है, पोबितोरा सेंचुरी है। तो आपको अगर सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में डिफरेंस नहीं पता है तो एक बार सर्च करिए डिफरेंस बिटवीन सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। फिर
अब यहाँ पे ही मेंशन है कि पोबीदोरा सेंचुरी किस लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। और जैसे जैसे न्यूज़ पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये सेंचुरी और वन हॉर्न राइनोसोरस दोनों ही काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो जो भी चीज़ कई बार न्यूज़ में आ रही है उस बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो ये पोबीतोरा सेंचुरी है असम में, और जैसे कि दो तीन नहीं, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह रहते हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो उनके बारे में पता रहना चाहिए। जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में आप सर्च करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मेनली आसाम में पाए जाते हैं। इसका IUCN स्टेटस क्या है, और इसको किस लिए, इनको इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हमेशा न्यूज़ आती रहती है कि 2 रैनो मारे गए, 3 रैनो मारे गए। क्यों मारा जाता है? इनके हॉर्न के लिए मारा जाता है। और ये हॉर्न का यूज़ किस लिए होता है? जो चाइनीज़ मेडिसिन है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, उसके लिए इसका यूज़ होता था, अभी भी करते हैं इलीगली, तो इसलिए उनको मार दिया जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है उसी के नीचे, ED समन्स तृणमूल लीडर्स इन नारदा केस। तो अगेन विच इज़ समनिंग ED, तो व्हाट इज़ ED फिर से सर्च करिए। और अगर गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं या बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन और एक और सोर्स एक्स्ट्रा है कि गवर्नमेंट की जो खुद की वेबसाइट होती है वहाँ से पढ़ सकते हैं। ED के बारे में जैसे इसकी गवर्नमेंट वेबसाइट में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ED है क्या, फुल फॉर्म क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब इसका काम क्या है? क्या नाम जैसे कि इसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो क्या इन्फोर्स करता है? ये 2 एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली। पहला है एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और सेकंड इज़ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन 2 एक्ट के एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ये किसका पार्ट है? ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर, मतलब कोई एक मेन जो पर्सन रहता है चेयर, या तो उसको चेयरमैन बोलो या डायरेक्टर बोलो, जो भी बोला जाए, तो वो पता होना चाहिए कि इनको कौन अपॉइंट करता है और करंटली कौन है। वो सब आप न्यूज़ में देखते रहिए करिए। तो ये था ED के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज़ त्रिपुरा TMC in tatters, MLAs to meet कोविंद in गुवाहाटी। अगेन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि उतना मेजर इशू नहीं है। तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए बस, कहाँ हो रहा है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा कहाँ पे है, गुवाहाटी कहाँ पे है, मैप से पता चलेगा। ओके, so page 4 is all about advertisement. Next is page 5. Page 5 first heading, Pranav strikes a personal note at IISc convocation. तो प्रेसिडेंट या PM कुछ भी बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है या क्या व्यूज़ हैं उसके बारे में पता चलता है। और यहाँ पे इस आर्टिकल में एक बात उन्होंने बोली है डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। तो बाकी सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, और ये सब था मेन। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्म आपको पता नहीं है तो सर्च करिए फिर से कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पीपल इन द टोटल पॉपुलेशन व्हेन बिकम्स हाई, इट इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। और तो ये इसमें उन्होंने यही बात कही है कि अगर हम जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि वर्किंग पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा हो रही है और होते जाएगी कुछ सालों तक, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे, और यूटिलाइज़ तभी कर पाएंगे जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दें, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे और हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का। नेक्स्ट इज़ तेलंगाना अटेम्प्ट टू रिड्यूस C-सेक्शन डिलीवरीज। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन है WHO नॉर्म।
तो WHO के बारे में पता रहना चाहिए कि WHO क्या है, क्या रोल है इसका, UN के साथ क्या स्टेटस है, इंडिया का क्या रोल है इसमें। तो WHO है क्या, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, यूनाइटेड नेशन की। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एजेंसी हैं जो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। तो ये वही होगा, सर्च करो, पता करो। तो WHO इज़ वन ऑफ देम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अगेन किसी प्लेस का नाम आ रहा है, आप तुरंत उसको देखिए मैप में। एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द WHO इज़ अ मेंबर ऑफ UN डेवलपमेंट ग्रुप। एंड what is it aim? It concerns with international public health. Okay. And it publishes a report, World Health Report. तो जितना ये जो मेजर रिपोर्ट्स वगैरह जो न्यूज़ में रहती हैं या मेजर इंस्टीट्यूशन जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, वो पता रहना चाहिए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन क्या रिपोर्ट पब्लिश कर रही है। ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में स्पेशली। नाउ नेक्स्ट इज़, आप देख सकते हैं ये PM मोदी का फेस दिया हुआ है, न्यूज़ दी हुई है, एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। ये क्या है? एक नई इनिशिएटिव लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है जिज्ञासा। तो जितने इनिशिएटिव या गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी, ये सब एकदम अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जिज्ञासा है, एक इनिशिएटिव है, और पर्पस क्या है इसका? टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर अमॉन्ग स्टूडेंट। ठीक है। और ये इनिशिएटिव लिया किसने है? CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एंड और किसके साथ मिलके इन्होंने इनिशिएटिव लिया है? केंद्रीय विद्यालय के साथ। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? साइंटिफिक टेम्पर बिल्डअप करेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें पहले तो ये देख लेते हैं कि इनिशिएटिव के अंदर क्या क्या कवर है। फर्स्ट इज साइंटिफिक टेम्पर, एंड देन साइंटिफिक नॉलेज टू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स। सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, दोनों के लिए, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए है। और व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ विल स्टूडेंट गेट? दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट CSIR labs. And then again, models of engagement, student apprenticeship program, learning while doing, science and math club, student residential program, teacher workshop, publication of student article, summer vacation program. These all things are covered under it. Now ये तो हो गया इनिशिएटिव के बारे में। इनिशिएटिव जिसने लिया है CSIR क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये है क्या? एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसकी फंडिंग प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, CSIR। तो ये ब्रीफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और ये एक शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ के लिए फेमस है बाय CSIR। To person and institution for notable and outstanding research in biological, chemical, physical science, etc. Okay.